अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा, और इस चैप्टर के साउंड वाले पार्ट की थ्योरी का आखिरी टॉपिक जो है वो हमारे पास रहता है, जो कि डॉपलर्स इफ़ेक्ट का है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी डॉपलर्स इफ़ेक्ट वाले टॉपिक को काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। इसके अंदर इसके जितने भी केसेस हैं उसकी सारी डेरिवेशन जो है हम लोग करेंगे, और इसके बाद फिर जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी जितनी भी है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, और साउंड वाले पार्ट से रिलेटेड फिर जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो फिर इसकी थ्योरी का जो हमारे पास ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 9 होगा। चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा है, और इसके सेकंड पोर्शन का हम लोग साउंड वाला पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और आखिरी टॉपिक है आज हमारे पास साउंड वाले पार्ट से रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरी है उसका, और इस टॉपिक का नाम है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, और जो आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे वो भी इसी टॉपिक से जो है वो रिलेटेड होंगे। तो इसको काफ़ी जो है वो आप लोगों ने ध्यान से स्टडी करना है। ठीक है, डॉपलर्स इफ़ेक्ट सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। इसको जो है वो किस साइंटिस्ट ने जो है वो ऑब्ज़र्व किया था, और इसके केसेस कौन कौन से हैं। पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन और इसके जो फार्मूले वगैरह है उसके ऊपर जाएंगे। अच्छा, डॉपलर्स इफ़ेक्ट क्या है? द अपेरेंट चेंज इन द पिच और फ्रीक्वेंसी। पिच और फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। पिच हम लोग पिछली वीडियो के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो क्या है? द अपेरेंट चेंज इन द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन। हमारे पास क्या हो कि एक अपेरेंट चेंज हमें देखने को मिले फ्रीक्वेंसी के अंदर या फिर साउंड की पिच के अंदर, किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन की वजह से ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर या फिर ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपेरेंट चेंज अगर आप लोगों को सुनाई दे किसी भी साउंड की पिच के अंदर, पिच का मतलब क्या? श्रिलनेस या फिर आपके पास ग्रेवनेस। ठीक है, कोई आवाज़, कोई साउंड अगर आपको पतली होती भी नज़र आ रही है, मतलब किसी साउंड के अंदर आपको वो साउंड जो है वो पतला होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर ग्रेव या फिर भारी होता हुआ नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है। ठीक है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपको सुनाई दे रही है उसके अंदर आपके पास चेंज आए, अपेरेंट चेंज आपको जो है वो सुनने को मिले, किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन की वजह से। ठीक है, बिटवीन सोर्स ऑफ द साउंड एंड द ऑब्जर्वर या फिर लिसनर। तो इस इफेक्ट को, इस अपेरेंट चेंज को हम लोग बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये सबसे पहले हमारे पास एक डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो ऑब्जर्व किया था, और इसको पूरा फॉर्मुलेट किया था। तो तभी उसी के नाम पे जो है वो इसका, इस टॉपिक का, इस चीज़ का जो है वो, इस इफेक्ट का या फिर इस चेंज का जो है नाम रख दिया गया है, जिसको हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डॉपलर जो था वो एक साइंटिस्ट का नाम था। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो अपेरेंट चेंज है ये हमें किस किस सूरत में सुनाई दे रहा होता है, या फिर कैसे जो है वो सुनाई दे रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम लोग लें डेली लाइफ से, या फिर इसको विजुलाइज करें, इसको समझें, तो हमारे पास केसेस होते हैं डिफरेंट। ठीक है, ये जो चेंज है ये किन किन केसेस के अंदर जो है हमें सुनने को मिलता है? इन केसेस के अंदर कि जब दो, जो आपके पास एक सोर्स है और जो लिसनर है वो रिलेटिव मोशन में हो। रिलेटिव मोशन का मतलब कि ऑब्जर्वर के लिहाज से, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से अगर सोर्स ऑफ साउंड जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन के अंदर है वो, तो हमारे पास जो है वो ये क्या कहलाएगी? रिलेटिव मोशन। ठीक है, इन दोनों की जो रिलेटिव मोशन है वो किस किस तरह से हो सकती है? वो काफ़ी सारी तरह से हो सकती है कि ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा हुआ हो, और जो सोर्स है आपकी वो जो है वो ट्रैवल कर रही हो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने भी केसेस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए।
तो रिलेटिव मोशन इन दोनों के दरमियान किस किस तरह से हो सकती है कि जो लिसनर है वो मूव करता हुआ जाए टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक स्पीकर लगा हुआ है या फिर एक जो है वो साउंड की सोर्स है, ठीक है, ये आपके पास एक साउंड की सोर्स है जो साउंड वेव्स को जो है एमिट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये इसकी तरफ जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है, चाहे पैदल जा रहा हो, चाहे किसी गाड़ी में बैठ के जा रहा हो, किसी भी तरह से जो मूव कर रहा हो, ये रेस्ट के अंदर हो, ठीक है, और ये जो है इस तरह से मूव कर रहा हो, ये मोशन के अंदर हो, तो क्या होता है कि चेंज, अपरेंट चेंज जो है हमें सुनाई देता है पिच के अंदर साउंड की या फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर। इसी तरह अगर जो लिसनर है वो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड नहीं जा रहा हो बल्कि उससे अवे जा रहा हो, ठीक है, अभी इस तरफ नहीं जा रहा है, इससे अवे दूसरी तरफ जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो भी हमारे पास ये एक रिलेटिव मोशन है। और इस सूरत के अंदर भी जो है हमें एक चेंज, एक जो है वो हमें इफेक्ट सुनाई दे रहा होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होकर सुनाई दे रही होती है, फिर पिच जो है हमें डिफरेंट सुनाई दे रही होती है साउंड की। इसी तरह अब अगर हम लोग क्या करें कि ऑब्जर्वर को या फिर लिसनर को रेस्ट के अंदर छोड़ दें, मतलब ये रेस्ट के अंदर है और जो हमारे पास सोर्स है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रही है वो मोशन के अंदर हो, तो ये भी एक किस्म की जो है रिलेटिव मोशन हो गई दोनों की आपस में, मतलब इसकी रिस्पेक्ट से जो है वो या फिर इसकी रिस्पेक्ट से इसकी मोशन, तो इसको जो है हम लोग रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो अब क्या हो कि जो हमारे पास ये सोर्स है जो साउंड वेव्स को एमिट कर रही है, ये इस तरह से मूव कर रही हो टुवर्ड्स द लिसनर, जो हमारे पास बेसिकली पार्ट बी का या फिर जो है वो हमारे पास सिंपली तीसरा केस है कि जब सोर्स मूव कर रही हो टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, आप खड़े में और एक ऑब्जेक्ट जो साउंड वेव्स को एमिट कर रहा है वो आपकी तरफ जो है इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से मोशन में आपकी तरफ आ रहा है, तो तब भी हमें ये चेंज सुनाई जो है वो देता है। इसी तरह अगर जो है वो सोर्स आपकी तरफ नहीं आ रही बल्कि आपसे दूर जा रही है तो तब भी जो है वो चेंज सुनाई देता है, मतलब ये एक केस है। इसी तरह फिर क्या हो कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स या दोनों ही चीज़ें आपके पास जो है वो मोशन के अंदर हो। पहले केस के अंदर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हो, सोर्स भी और जो लिसनर है वो भी, और दूसरे केस के अंदर पहला वाला केस ये है कि जब दोनों सोर्स भी और जो लिसनर है ये भी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, टुवर्ड्स ईच अदर जो है मूव कर रहे हो। और फिर जो छठा केस है वो हमारे पास क्या होगा, या फिर छठी रिलेटिव मोशन किस तरह से हो सकती है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, जो साउंड वेव्स एमिट कर रही है चीज़ वो इस तरफ जा रही हो और जो आपके पास ऑब्जर्वर है या फिर जो लिसनर है वो इस तरफ जा रहा हो, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, तो इस तरह की भी मोशन हो सकती है। इन तमाम केसेस के अंदर हमें जो है वो अपेरेंट चेंज सुनने को मिलता है पिच के अंदर या फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर। और अगर इसकी हम लोग जो है वो एक एग्जांपल लें तो फ़र्ज़ करो कि आप लोग खड़े हुए स्टेशन के ऊपर, ठीक है, आप लोग खड़े हुए हो स्टेशन के ऊपर इस तरह से रेस्ट के अंदर, एक हम लोग जो है वो कोई रिलेटिव मोशन जो है वो देख लेते हैं और उससे फिर हम लोग जो है वो अपनी इस एग्जांपल को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। और एक जो है वो आपके पास ट्रेन आ रही है, फ़र्ज़ करो कि कोई बस है या फिर कोई ट्रेन है जो हॉर्न बजाती भी जो है वो आपकी तरफ आ रही है, इस तरह से मोशन के अंदर है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, आप रेस्ट के अंदर हैं और ये हॉर्न बजाती भी जो है वो इस तरह से आपके पास से चली जाती है, और आगे की तरफ, मतलब पहले आपकी तरफ आ रही थी फिर आपसे दूर चली गई। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो डेली लाइफ के अंदर भी ऑब्ज़र्व की होगी, और अगर नहीं की होगी तो आप लोग अभी जब भी स्टॉप के ऊपर खड़े हुए हो, ट्रैफिक के अंदर हो, या फिर कभी आप जो है वो ट्रेन के आगे खड़े हुए हो इस तरह से, तो आप लोग जो है वो ऑब्ज़र्व करना, आपको असल में भी जो है ये सुनाई देगा, ये वाली जो चेंज हो रही होगी इसकी पिच के अंदर या फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो आपको साउंड जो है वो सुनाई दे रहा हो। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि हाँ ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो ट्रेन है ये हॉर्न बजाती भी जो आपकी तरफ आ रही है, तो जब ये ट्रेन आपकी तरफ आ रही होती है हॉर्न बजाते, ठीक है, तो आपको इसकी जो साउंड है, इसका जो हमारे पास हॉर्न की जो साउंड है वो श्रिल होता हुआ नज़र आ रहा होता है, ये सुनाई दे रहा होता है जैसे जैसे ये आपके करीब आ रही होती है, ठीक है, जैसे जैसे ये आपके करीब आ रही होती है आपको जो इसकी फ्रीक्वेंसी है साउंड की या फिर जो इसकी पिच है वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की श्रिल होती हुई नज़र आ रही होती है। फिर जैसे ही आपके पास से दूर चली जाती है, ठीक है, आपसे दूर जा रही होती है,
तो आपको इसकी जो साउंड है, आपको जो इसका साउंड है वो ग्रेव होता है, वो सुनाई दे रहा होता है। ठीक है, वो आस्ता आस्ता जो है भारी होता है, उसकी पिच जो है बढ़ती भी नज़र आ रही होती है, फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको चेंज सुनाई दे रही होती है। अगर इसकी जो है वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो कैसे होता है कि जैसे ट्रेन आ रही होती है, आपको ट्रेन हो या फिर कोई भी बस हो या फिर कोई सी भी साउंड हो आ रहा होता है, तो पहले आपको दूर से जो है वो सुनाई दे रहा होता है कि कोई जो है वो हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है। तो फिर जैसे वो आपके करीब, जैसे जैसे आपके करीब आता जाता है, जैसे जैसे आपके करीब आता जाता है, तो आपको जो है उसकी साउंड पतली होती हुई नज़र आ रही होती है, शिरुल होती हुई नज़र आ रही होती है। तो जैसे यहाँ से फिर करीब से गुजर के दूर जा रहा होता है, ऐसा ऐसा जैसे जैसे दूर जा रहा होता है, तो फिर वो फिर जो है वो आपके पास ग्रेव हो जाती है। तो कैसे होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब बाइक वाले भी जो है वो आपके पास से इस तरह से जा रहे होते हैं हॉर्न बजाते हुए, या फिर इस तरह से जा रहे होते हैं, तो आप लोगों ने ये वाली जो चेंज है साउंड की पिच के अंदर वो सुनी भी होगी, और नहीं भी सुनी हुई तो आप लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो सिर्फ लिख देंगे डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट, और जो भी एनिमेटेड वीडियो आपको सुनाई दे रही है, जो भी आपको एनिमेटेड वीडियो आगे दिखाई दे रही है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी एनिमेटेड वीडियोस है जिसके अंदर उन्होंने साउंड वेव्स को इस तरह से मतलब काफ़ी सारी एग्जांपल्स के साथ जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी जो है उसको देख सकते हो, सुन सकते हो। बाकी जो इसकी कैलकुलेशन है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कैसे सुनाई दे रही होती है कि पहले आस्ता आस्ता जो है वो श्रिल होती जाती है, जैसे जैसे आपके करीब आती जाती है गाड़ी। ये एम्बुलेंस की आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो एक मशहूर एग्जांपल है जो काफ़ी सारे लोग देते हैं, वो एम्बुलेंस की देते हैं कि उसका, क्योंकि हॉर्न जो है वो बजता रहता है, तो जैसे जैसे दूर होता है वो आपके पास आ रहा होता है, तो आपको हॉर्न जो है वो श्रिल होता है, वो सुनाई दे रहा होता है कि टूं, फिर जैसे निकल जाता है आपके पास से वो आस्ता आस्ता ग्रेव होता जाता है। तो ये जो अपरेंट चेंज आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास किस तरह से चेंज हो रही है, या फिर हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले, इसकी डेरिवेशन वगैरह क्या क्या है। या जब आप जो है वो स्टेशनरी सोर्स के पास जा रहे हो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको क्या चेंज सुनाई दे रहा होगा, जब आप दूर जा रहे होगे तो क्या आपको जो है वो चेंज सुनाई दे रहा होगा, या फिर जब सोर्स आपकी तरफ आ रही होगी साउंड एमिट करती हुई, आप रेस्ट के अंदर हो, तो क्या आपको जो है वो चेंजेस या फ्रीक्वेंसी या फिर जो है वो किस तरह से सुनाई देगी, वो पूरी कैलकुलेशन जो है वो हम लोग अभी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग केसेस को स्टार्ट करते हैं। इसकी मेरे ख्याल से जो है वो बेसिक या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को मिल गया होगा। अगर और ज़्यादा मज़ीद क्लियर करने हैं तो वो फिर एनिमेशंस वगैरह से जो है वो क्लियर हो सकते हैं, जो आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे एग्जांपल्स के तौर पे जो उन्होंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। बेसिकली मैं जो है वो इसकी इसी वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कुछ जो मेरे हिसाब से सही है वीडियोज़ जो आप लोगों को देखनी चाहिए वो मैं डाल दूँगा, तो आप लोग देख भी लेना। ठीक है, तो पहले केस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट या फिर पहला जो हमारे पास केस है वो ये है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है या जो लिसनर है वो क्या हो, वो रेस्ट के अंदर हो, वो जो है वो मूव कर रहा हो, मोशन के अंदर हो, वो मोशन के अंदर हो, और जो ऑब्जेक्ट है ये जो सोर्स है हमारे पास जो साउंड वेव्स को एमिट कर रहा है, ठीक है, वो किसके अंदर हो, वो रेस्ट के अंदर हो। पहला केस हमारे पास ये हो गया। और इस हमारे पास पार्ट ए का जो पहला केस है वो क्या है कि सोर्स जो है वो रेस्ट पे, सोर्स रेस्ट पे, और जो हमारे पास लिसनर है वो मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है, मूव कर रहा है कहाँ, टूवर्ड्स द सोर्स, वो सोर्स की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास हम लोग कैसे इसकी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे या फिर क्या इसके अंदर जो है वो होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो है वो फार्मूला पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था अपनी पिछली ही वीडियोस के अंदर। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो लैम्डा की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन में जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन गई, इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई 1। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी को देखें, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो लैम्डा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और डिवाइड बाय आपके पास क्या, लैम्डा।
ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है बेसिकली, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट करो कि 2 बन गई। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के, जब दोनों जो है आपके पास रेस्ट के अंदर हो, या फिर जो ये हमारे पास सोर्स है ये रेस्ट के अंदर हो, तो जो ये फ्रीक्वेंसी या फिर जो ये वेव्स एमिट कर रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब ये जो है हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, जो चेंज या अपरेंट चेंज मतलब चेंज वेंज नहीं हो रही, ये हमारे पास रियल फ्रीक्वेंसी है। जो अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट के अंदर हो, अगर ये लिसनर रेस्ट के अंदर हो तो उसको सुनाई देगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पीछे कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। अब फ़र्ज़ करो कि क्या हुआ कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो लिसनर है, ठीक है, इसको बोल दो कि ये लिसनर है, ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने वेलोसिटी v के साथ, v वेलोसिटी के साथ, और l इसके साथ हम लोग लगा देते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ये लिसनर की वेलोसिटी है। तो इतनी वेलोसिटी के साथ जो है इसने इस तरह से मूव करना टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वेव जो है वो जैसे जैसे निकल रही थी, ठीक है, पहले अगर ये रेस्ट में था तो इस तक कुछ टाइम बाद जो है वो पहुँच रही थी यहाँ तक वेव्स, ठीक है, और ये सुन रहा था उनको। अब ये जो सोर्स है ये उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वेव जो है वो एमिट करता जा रहा है, लेकिन ये जो है ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, इस लिसनर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो वेव्स हैं, जाहिर सी बात है जब अगर ये किसी वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये जो वेव्स हैं ये इसको जल्दी जल्दी सुनाई देने लग जाएंगी। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये एमिट कर रहा था, जब ये रेस्ट में था, खड़ा हुआ था, तो 1 सेकंड बाद फ़र्ज़ करो कि आके उसको वेव एक सुनाई दे रही थी, फिर एक दूसरी सुनाई दे रही थी 1 सेकंड बाद। अब क्या किया कि इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स द सोर्स। तो अब जो 1 सेकंड बाद इसको सुनाई दे रही थी वो जाहिर सी बात है कि टाइम कम हो जाएगा। हो सकता है कि आधे सेकंड बाद उसको सुनाई दे रही हो, क्योंकि वहाँ से तो 1 सेकंड बाद ही हो रही है, लेकिन ये मूव करना इसने जो है स्टार्ट कर दिया है, तो इस तक जो है वो जल्दी जल्दी पहुँच रही होंगी वेव्स। तो क्या होगा कि इसको फ्रीक्वेंसी जो है वो जो सुनाई दे रही होगी, असल में ये फ्रीक्वेंसी जो है वो अपनी उसी हिसाब से एमिट कर रहा होगा, लेकिन चूंकि इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया इसकी तरफ, तो इसको जो सुनाई दे रही होगी असल में फ्रीक्वेंसी वो चेंज होकर सुनाई दे रही होगी, यानी कि वो इंक्रीज़ होकर सुनाई दे रही होगी, बढ़ के सुनाई दे रही होगी। ठीक है, क्योंकि जितना कम टाइम लगेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर, जितना कम टाइम के अंदर जो है वो हमारे पास वेव पहुंच रही होंगी उस ऑब्जेक्ट के पास, उस ऑब्जर्वर के पास, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड के इक्वल होती है। तो जितना कम टाइम लग रहा है एक साइकिल को कंप्लीट होने में, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो इन्वर्स बन रहा है। जितना कम टाइम के अंदर आप किसी वेव को सुन रहे हो उतनी ज़्यादा समझ लो कि फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो थी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, जो ये हमारे पास साउंड वेव एमिट कर रही है। और अगर हम लोग एफ डैश देखें तो ये हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। तो ये किसके बराबर होगी ये बराबर होगी आपके पास आपकी सबसे पहले तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v अपॉन लैम्डा ओरिजिनल वाला, और साथ ही साथ आपके पास प्लस हो जाएगा क्या चीज़ के, मतलब ये आपके पास जो थी वही नीचे लैम्डा था, और इसके अंदर अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, जिस वेलोसिटी के साथ साउंड इसकी तरफ जा रहा था, अब इसके साथ साथ ये इसकी तरफ आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द लिसनर जो है वो ऐड हो जाएगी। और ये क्या होगी, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगी, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये वाली। ठीक है, सिर्फ क्या होगा कि इस वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास इसकी भी जो वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी, तो ये यहाँ पे ऐड होगी। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे डालें, ठीक है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में थी, तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू अगर पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डालें तो क्या बन जाएगा कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v प्लस वी एल जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लिसनर है, और v जो है वो सिंपली वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं v अपॉन एफ, और ये जो f है ये हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अगर इसको मैं अपने स्टेप्स बचाने के लिए, आपको अगर करना है तो इसके बाद दूसरा स्टेप करना, हम लोग स्टेप बचाने के लिए यहीं पे जो है वो अगला स्टेप इसको मिटा के कर रहे हैं। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि डिवाइडेड बाय v अपॉन एफ
तो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये अगला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे ब्रैकेट भी आएगा। इसके बाद हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली चीज़ जो है वो लट जाती है, तो यानी कि f/v जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब अगर इसको जो है वो हम लोग यूँ लिखें कि v + VL और डिवाइड बाय v इंटू f, ठीक है। v चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एलसीएम ब्रेक करोगे इसका तो आपके पास क्या आंसर आएगा, v/v प्लस का VL/v इंटू जो है वो आपके पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इस v से v कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 1 + VL/v और इंटू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास सुनाई दे रही होगी इस ऑब्जर्वर को, वो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो इंक्रीज़ होकर सुनाई दे रही है। वो कैसे कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि वो थी 10 हर्ट्ज़ की, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी 10 हर्ट्ज़ की, जिस फ्रीक्वेंसी से ये साउंड जो है वो वेव्स को एमिट कर रहा था। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वेलोसिटी ऑफ आपके पास क्या है, लिसनर, वेलोसिटी ऑफ लिसनर, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हम लोग कैलकुलेट करके आ चुके हैं लैप्लास के बाद कि जो था 344 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ लिसनर हमें पता है कि साउंड की स्पीड से तो कम ही होगा, इतनी ज़्यादा स्पीड जो है वो सिवाय एयरक्राफ्ट्स के कोई भी इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास फास्ट चीज़ नहीं है कि जो इतनी स्पीड को जो है वो अटेन कर सके। तो हमेशा जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर जो ये VL वेलोसिटी ऑफ लिसनर है ये 344 से कम ही होगी, यानी कि ऊपर कम है वैल्यू और नीचे जो आपके पास ज़्यादा वैल्यू है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमेशा, मतलब ये हम लोग चीज़ें देख के आ चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू आपके पास कम हो और जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो वैल्यू ज़्यादा हो तो आपके पास आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। अगर न्यूमरेटर 10 है, नीचे 10 है, तो आपके पास मतलब दोनों अगर इक्वल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास अगर इक्वल है तो आपके पास हमेशा आंसर 1 के इक्वल आता है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। अगर न्यूमरेटर आपके पास छोटा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, तो हमेशा आपके पास आंसर जो है वो 1 से छोटा जाता है, क्योंकि ये रेशो होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देख भी लें तो ये फ़र्ज़ करो कि 10 है, और अगर आप लोग 2 रख रहे हो ऊपर, ये 5 रख रहे हो, या 10 से कोई भी छोटा नंबर रख रहे हो, तो हमेशा आप लोग कैलकुलेटर के अंदर भी करके देख लो कि जो आंसर है वो 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमें पता है कि 0.5 आएगा, 1 से छोटा है जो। और तीसरा केस क्या होता है कि अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, ठीक है, 15 है या 20 है या कुछ भी है, 10 से जितना भी बड़ा है, तो हमेशा आंसर 1 से ज़्यादा जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि आंसर जो आएगा वो 0 पॉइंट्स में आएगा, 0 पॉइंट करके कुछ आएगा हमेशा। और पीछे क्या है 1 के अंदर जब वो ऐड होगा तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी, और वो जो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी वो आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रही होगी। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वर हमने जो है वो रख दी कोई वैल्यू, जो जितनी स्पीड से वो चल रहा था, फ़र्ज़ करो कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, तो ऊपर 40 रखो, नीचे आएगा 344, यहाँ पे होगा 1। इस पूरे को सॉल्व करो, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ ऐड करोगे जब आप लोग, तो 1.00 समथिंग आएगा, 43 या जितना भी होगा। और इस 1 पॉइंट समथिंग को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, जो कि आपके पास 10 हर्ट्ज़ है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ से कुछ ना कुछ 0.5, 0.3, 0.9 कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिल रही होंगी जो कि ऐड हो रही होंगी 1 के साथ। तो जब हमें पता है कि हम जब भी क्या बोलते हैं 1 से बड़ी वैल्यू से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो हमेशा उस वाली वैल्यू से ज़्यादा आता है। जैसे 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास हमें पता है कि 10 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 1.4 से, 5 से, 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक्चुअल नंबर से जो है वो वैल्यू हमेशा बड़ी ही आती है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इस वाली इक्वेशन से क्या प्रूव हुआ
कि हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं कि इससे हमें क्या पता लगा कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, वो ग्रेटर होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आई है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से असल में ग्रेटर होगी। ठीक है, तो और अगर इसको मज़ीद फार्मूलों के अंदर आप लोगों ने बना के लिखना है कि अगर मतलब आप चेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के अंदर असल में चेंज कितना आया है, कि जो ये बंदा सुन रहा है और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी उनका चेंज कितना आया है, मतलब कितना चेंज सुनाई दे रहा होगा। पहले अगर जो है वो 10 थी, अब अगर उसको जो है वो 15 सुनाई दे रही है, तो चेंज कितना हुआ, 5 का हुआ। ठीक है, तो 5 का चेंज कैसे आया होगा कि एक्चुअल अपेरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस का एफ़। तो इसको भी हम लोग जो है इस तरह से भी इस मतलब डायरेक्ट अगर आपको चेंज कैलकुलेट करना हो फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना आया, तो इस फॉर्मूले से आप लोग वो भी कर सकते हो। कैसे कि एफ़ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एफ़ डैश इज इक्वल्स टू, ये एफ़ मल्टीप्लाई होगा 1 से तो एफ़ आएगा प्लस का साइन, और यहाँ पे जब एफ़ मल्टीप्लाई होगा तो एफ़ वी एल अपॉन में जो है वो वी आएगा। इस एफ़ को यहाँ ले आओ तो एफ़ डैश माइनस का एफ़ इज इक्वल्स टू एफ़ इंटू वी एल अपॉन में जो है वो वी। ठीक है, और ये जो हो जाएगा ये आपके पास फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मतलब अगर आपको डायरेक्ट चेंज देखना है कि चेंज कितना आया, तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। वो अपने हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फार्मूलों को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के अपनी वैल्यूज़ जो भी आपसे सवाल में पूछा गया है वो आप निकाल के इस तरह से सॉल्व करो। तो अगर चेंज पूछा गया है तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दो, और अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि मतलब कितनी उसको सुनाई दे रही होगी, तो वो मतलब ये वाला 15 अगर निकालना है तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हमारे पास पहला केस हो गया। अब अगर इसी तरह से देखें इसी वाले पार्ट ए का हमारे पास सेकंड केस, तो उसके अंदर है मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब ये दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा होगा, तो दूर जाने में क्या होगा बेसिकली कि हमारे पास जो ये वाला फार्मूला था कि v अपॉन लैम्डा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लिसनर की वेलोसिटी है वो यहाँ से सिंपली माइनस हो जाएगी। लिसनर की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, वही इसकी वैल्यू आप डालो जो कि v अपॉन एफ़ के इक्वल थी, फिर उसको पलट के लिखो, तो पूरा जो केस है वो वही है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाएगा f और यहाँ पे आ जाएगा v, फिर इसको जो है वो एलसीएम ब्रेक करके लिखो दोनों के नीचे, तो यहाँ भी v आएगा, यहाँ भी v आएगा। ठीक है, यहाँ 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस का वी एल अपॉन वी इंटू एफ़, जो कि ओरिजिनल या एक्चुअल जो है वो फ्रीक्वेंसी थी, और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। और इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो चूँकि ये जो बंदा है ये सोर्स से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो इसका मतलब कि जो इस तक साउंड वेव्स पहुँच रही होंगी अब वो देर से पहुँच रही होंगी। ठीक है, जल्दी नहीं पहुँच रही होंगी बल्कि थोड़े टाइम के बाद पहुँच रही होंगी। तो थोड़े टाइम के बाद पहुँच रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो गई, उसकी जो है वो कम हो जाएगी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी इसकी पहले थी अब उसकी अब उस फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको कम सुनाई दे रही होगी। ठीक है, और पिच भी जो है साउंड की उसी हिसाब से फिर आपके पास कम हो रही होगी। इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे ये साउंड के पास जा रहा होगा आवाज़, ये साउंड जो है वो श्रिल होती हुई इसको सुनाई दे रही होगी। लेकिन इस वाले केस के अंदर क्या होगा कि ये क्योंकि दूर जा रहा है तो जो हमारे पास साउंड वेव्स इसको सुनाई दे रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास कम हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि साउंड इसको ग्रेव सुनाई दे रहा होगा, यानी कि भारी भारी साउंड जो है वो सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे वो चीज़ प्रूव भी हो रही है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, फ़र्ज़ करो कि पहले वो जो थी 10 थी, अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वही 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। वहाँ पे इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा था कि वो 1 के अंदर ऐड हो रहा था, इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि वो 1 के अंदर से माइनस हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो फ़र्ज़ करो कि 0.5 0. जो है वो आपके पास 3 0.2 इस तरह से बन रही है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आई 0.3 0.5 0.6 कुछ भी वैल्यू आ रही है, अब वो 1 से माइनस हो रही है। तो अगर वो 1 से माइनस हो रही है तो जो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे इस वाले पूरे ब्रैकेट का, वो हमेशा हमें पता है कि 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, आप लोग कुछ भी अपने से वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख भी लो, 40 200 300 मीटर 40 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे, उसको डिवाइड करवाओगे, कुछ 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 1 में से माइनस करोगे तो 0 में ही आएगा आंसर, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर।
और उसको जब आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 से हमेशा छोटा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 से अगर हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 जो है वो आपके पास 10 आता है। ठीक है, 1 से थोड़ा सा नंबर ऊपर बढ़ाओगे, कुछ पॉइंट भी बढ़ाओगे तो जो वैल्यू है 10 की, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी 10, उससे बड़ी वैल्यू आएगी। अब अगर 1 से छोटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो हमेशा जो इसका आंसर आएगा वो 10 से छोटा आएगा। जैसे 0.5 अगर आप लोग कंसिडर करो, 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आंसर आएगा, 5, यानी कि 0.5 आधा, 10 का आधा, तो वो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, असल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो रही है अगर आप लोग सोर्स से दूर जा रहे होगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला और दूसरा केस था, यानी कि पार्ट ए था जिसके अंदर जो सिचुएशन थी वो यही थी कि ये रेस्ट में था और वो मूव कर रहा था और बाकी जो है वो एक तरफ, एक केस के अंदर इसकी तरफ आ रहा था, एक केस में इससे दूर जा रहा था। अब अगर हम लोग देखें इसका दूसरा केस, ठीक है, अगर हम लोग देखें इसका दूसरा केस, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिख भी लेते हैं अपने जो हम लोग फार्मूले बना रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं अपनी याद दहानी के लिए, क्योंकि वो आगे हमारे पास छठे केस के अंदर इस्तेमाल भी होंगे हमारे पास। तो ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि फर्स्ट केस का जो फार्मूला हमारे पास बना वो क्या बना, 1 + VL/V इंटू एफ। ये पहले वाले केस का फार्मूला हमने बनाया। सेकंड वाले केस का क्या बनाया कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 - का VL/V इंटू एफ के इक्वल थी। ये हमारे पास हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी के अंदर क्या है, पार्ट बी के अंदर पहला जो केस है हमारे पास, जिसको हम लोग तीसरा केस भी बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो क्या है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है या जो लिसनर है वो हो रेस्ट के अंदर, वो मज़े में जो है वो खड़ा हुआ हो और जो साउंड एमिट कर रही है चीज़ वो मूव कर रही हो। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे कि जो आपके पास लिसनर है वो रेस्ट के अंदर है और जो सोर्स है वो बेसिकली मूव कर रही है, मोशन के अंदर है, या फिर इस तरह से लिखें कि मूव कर रही है टूवर्ड्स, पहले केस के अंदर टूवर्ड्स द लिसनर, टूवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। तो इस केस के अंदर क्या होता है, आप ऑब्जर्व करो कि एक ऑब्जेक्ट था वो साउंड एमिट कर रहा था उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ, अब जो है वो मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा, मोशन के अंदर होगा, ठीक है, टूवर्ड्स जो है वो इसकी तरफ जाएगा, सोर्स ही मूव करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा कि जो आपके पास वेव्स बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी, कुछ इस तरह से बनना जो है स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आपकी नोट्स के अंदर भी और आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने पिक्चर दी हुई है। यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रही होगी सोर्स, तो उस डायरेक्शन के अंदर जो वेव्स होंगी या फिर जो आपके पास ये साउंड की वेव्स हैं, ये यहाँ पे जो है वो करीब करीब आना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि चूँकि मतलब फ़र्ज़ करो कि पहले जो था वो आपके पास सोर्स यहाँ पे था, इसने एक साउंड वेव एमिट की, ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो यहाँ पे आ गया और इसने जो है वो दूसरी वेव एमिट की, तो पीछे से क्या हो गया कि वो इस तरह हो गया, और मतलब पहले यहाँ पे था, जब ये वाली वेव उसने जो है वो एमिट की और फिर दूसरे सेकंड के अंदर वो वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ पे उसने जो है वो वेव एमिट की। तो जो आपके पास साउंड या फिर जो ये वेव्स हैं वो जो बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी, कुछ इस तरह से बन रही होंगी, और इसी तरह से करते करते जो है वो इस तरह से आगे आपको दिखाई दे रहा होगा जो आगे वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एक्चुअली वेवलेंथ होती है साउंड वेव्स की, वो जिस डायरेक्शन के अंदर सोर्स मूव कर रही होती है उस डायरेक्शन से या फिर इस वाले पार्ट के अंदर से उसकी जो वेव है, ये जो वेव लेंथ है वो कम होती हुई नज़र आ रही होती है, मतलब वो कम हो रही होती है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि वेव लेंथ जो है वो चेंज हो रही होती है, वेव लेंथ इसकी कम ज़्यादा हो रही होती है, इस वाले पार्ट के अंदर इसकी कम हो रही होगी और पीछे वाले पार्ट से जो है वो इसकी वेव लेंथ ज़्यादा हो रही होगी, मतलब वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होंगी वो यहाँ पे कम हो रहा होगा और पीछे वाले पार्ट से ज़्यादा हो रहा होगा। फ़र्ज़ करो कि जो ये वेलोसिटी से मूव कर रही है सोर्स वो Vs है, Vs यानी कि सोर्स की वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग दोबारा से वही चीज़ें
जो है वो यहाँ पे लिखें, तो अब हम लोग जो है वो ये वाला फार्मूला देखते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो आपके पास किसके बराबर होती है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपॉन में जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये उसकी होगी ओरिजिनल या फिर एक्चुअल वेवलेंथ। ठीक है, जब वो रेस्ट के अंदर होगा तो आपके पास जो है वो जो एमिट कर रहा होगा साउंड वेव को, उस वक्त जो इसकी वेवलेंथ होगी वो होगी। फिर हमें पता है कि जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी जो वेवलेंथ है, यानी कि जो डिस्टेंस है वेव्स के दरमियान का, ये चेंज हो रहा होगा और इसको हम लोग एपेरेंट वेवलेंथ बोल रहे होंगे। और ये हमारे पास जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, इस तरह से कैलकुलेट होगी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड और अपॉन में आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक्चुअल इसकी वेवलेंथ प्लस का वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, और अपॉन में जो है वो आपके पास एफ, कुछ इस तरह से होगा इसकी जो इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो है वो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये सोर्स है वेवलेंथ कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। इसके अंदर क्या हो रही है, वेवलेंथ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिस्कस भी किया कि वेवलेंथ जो है यहाँ पे इसकी कम हो रही है। तो जो इसकी एपरेंट वेवलेंथ होगी, यानी कि जब ये मोशन के अंदर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है ना हमें। तो ये वाली क्या है, इसकी एक्चुअल वेवलेंथ, जो अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अगर इसको मिटा के हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये इसकी एक्चुअल वेवलेंथ है। और ये वाली पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास इसका कम हो रहा होगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं V/VF, यानी कि एक्चुअल वेवलेंथ, और माइनस का ये वाला हिस्सा जो है उसकी वेवलेंथ से असल में कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सोर्स है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी, जो सोर्स है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी। डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इस सोर्स की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही हमारे पास फार्मूला था कि V=F लैम्डा, ये यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस होता है, ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी होती है, और ये हमने जो है वो टाइम से निकाल के यहाँ पे लगाया था कि मतलब 1/T, जो हमने बेसिकली असल में फार्मूला ड्राइव किया था कि टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग वैसे ही छोड़ें, हमने डिस्टेंस अगर देखना है तो वेलोसिटी जिससे ये सोर्स मूव कर रही है वो ऐसे है। अब अगर हमने डिस्टेंस देखना है कि कितना डिस्टेंस जो वो कम हुआ है, तो वो इस तरह से निकलेगा कि F यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, F यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो ये अपरेंट जो हमारे पास डिस्टेंस कम हो रहा होगा बेसिकली असल वाले में से, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें, इसको सॉल्व करें, तो ये हमारे पास अपरेंट डिस्टेंस, ये दोनों आपके पास सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा। ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर माइनस का वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ये आपके पास बन गई एक इक्वेशन नंबर 1। किस चीज़ को निकालने के लिए, एपेरेंट वेवलेंथ को निकालने के लिए, एपेरेंट वेव का डिस्टेंस निकालने के लिए कि जो कम हुआ हुआ है यहाँ पे। अब अगर दोबारा से वही वाली इसकी फ्रीक्वेंसी वाली देखें कि एपेरेंट फ्रीक्वेंसी अगर हमने देखनी हो, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो आपके पास रेस्ट के अंदर बंदा खड़ा हुआ उसको कितनी सुनाई दे रही होगी। तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे होगी, वो हमारे पास जो इसका फार्मूला था जो कि V जो था वो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर था, और यहाँ पे जो आपके पास लैम्डा, और यहाँ पे जो अब लैम्डा आएगा वो एपरेंट वाला आएगा। पिछले वाले केस के अंदर लैम्डा नहीं चेंज हो रहा था, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी एक्चुअल वो उतनी थी और लैम्डा जो था वो उतना ही था वेव्स का। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि सोर्स ने जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो बेसिकली जो इसका लैम्डा होगा, वेवलेंथ होगी, वो भी चेंज हो रही होगी, जो डिस्टेंस होगा वो भी चेंज हो रहा होगा। तो तभी यहाँ पे जो है वो एपरेंट वाला जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ पुट करो इसके अंदर। लैम्डा डैश की अगर वैल्यू पुट करें तो लैम्डा डैश इन इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, ये V आपके पास ऐसे ही आ गया, और लैम्डा डैश की जगह पे V माइनस का VS अपॉन में F। दोबारा से एक स्टेप बचाने के लिए अगर हम लोग यूँ करें कि यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएं और ये पूरी वैल्यू इस तरह से लिख दें, माइनस का VS अपॉन में F। ठीक है, तो लिख सकते हैं। आपको अगर एक और स्टेप बढ़ा के लिखना है तो आप एक और स्टेप मतलब 2-3 स्टेप में करना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको पलट देते हैं।
तो पलटेंगे तो क्या आएगा, ऊपर एफ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा वी माइनस का वी एस। ठीक है, वी माइनस का वी एस। अब अगर फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल दें और इसको ऊपर रख दें, वेलोसिटी को, तो वी ऊपर रख देते हैं और वी माइनस का वी एस यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अपनी एक जनरल इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई एपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की। और यहाँ पे ये नहीं कर देना कि एलसीएम ब्रेक कर दें, ऊपर जो है वो वी आ रहा है तो नीचे भी वी कर दें और नीचे जो है हम लोग बीच में माइनस लगा दें वी और वी एस। ये गलत हो जाएगा, ये मैथमेटिकली जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर वी आ रहा है बेसिकली ये जो नीचे पूरी की पूरी चीज़ है ये डिवाइड होके फिर वी से जो है वो डिवाइड हो रही होती है। मैथमेटिकली गलत है इसको करना, क्योंकि एलसीएम जो है इसका ये है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर है वो एलसीएम नहीं है, तो इस तरह से नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा भाई। यहाँ तक हमारा जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब अगर इसको देखें हम लोग कि असल में जब हमारे पास सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रही हो तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। देखा जाए तो जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारी वो यही होती हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज़ होती भी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे ट्रेन वाली एग्जांपल ली, उसके अंदर देखा कि जब सोर्स जो है मूव करती हुई आ रही होती है, साउंड एमिट करते हुए हमारे पास आ रही होती है, तो हमें उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता श्रिल होती हुई नज़र आ रही होती है। और श्रिल होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो रही है। तो देखते हैं कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे रही होगी, इस ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी, वो इंक्रीज़ हो रही होगी या फिर डिक्रीज़ हो रही होगी। तो देखते हैं। अब इसको अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ऊपर जो है वो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है जो कि 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, फिर नीचे जो है वो उसी स्पीड ऑफ साउंड से वेलोसिटी ऑफ द सोर्स माइनस हो रही है। ठीक है, और ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर हम लोग जो देखते हैं, बस हो गई, ट्रेन हो गई है, फिर डेली लाइफ के अंदर चीज़ें होती हैं हमारी, अगर हम लोग सोर्स की स्पीड देखें तो वो स्पीड ऑफ साउंड से हमेशा जो है वो कम ही होती है। कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 80 मीटर पर सेकंड होगा, 40 मीटर पर सेकंड होगा, 100 मीटर पर सेकंड तक मुश्किल से जो है वो कोई ट्रेन पहुंचती होगी। ठीक है, तो हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, ऊपर वाली वैल्यू से कम आएगी। ऊपर क्या है 344, नीचे क्या है 344, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ हमेशा माइनस हो रहा है। 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, 50 हो रहा है, 100 हो रहा है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो जो नीचे वैल्यू आएगी वो हमेशा आपके पास छोटी आएगी, यानी कि क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर आपके पास बड़ा है और डिनोमिनेटर हमेशा हमेशा जो है आपके पास क्या हो रहा है इस केस के अंदर, हमेशा तो नहीं लेकिन डेली लाइफ के अंदर, ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर हमेशा आपके पास क्या हो रहा होता है कि छोटा हो रहा होता है, यानी कि 344 से हमेशा छोटी ही वैल्यू आएगी। आपके पास आ सकती है 250, ठीक है, या फिर आपके पास आ सकती है जो है वो 320, 300, इस तरह से करके आ सकती है। तो हमने क्या देखा था कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर बड़ी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो तो हमेशा जो आंसर आता है वो 1 से बड़ा आता है, 1 से बड़ा आता है। अगर यहाँ पे 344 कर दें हम लोग, ठीक है, 344 कर दें हम लोग, तो तब जाके आंसर जो है वो 1 आएगा। और हमें पता है कि ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर कभी भी किसी भी जो है वो केस के अंदर जो ये माइनस हो रही हैं जो चीज़ें, उसका आंसर 344 तो नहीं पहुंच सकता। ठीक है, 344 से हमेशा कम ही हो रहा होगा। तो 344 से कम हो रहा होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमें पता है कि 1 से बड़ा आएगा। 1.5 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, इवन के 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, हमेशा उससे ज़्यादा ही होगा। और अगर 10 से करें तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाए कि 10 से हमेशा अगर कोई नंबर आपके पास छोटा आ रहा है यहाँ पे, तो जो आंसर है वो आपके पास 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, इसको अगर 8 से कर दो तो 1 पॉइंट समथिंग, 9 से कर दो तो 1 पॉइंट समथिंग, तो हमेशा जो आंसर है वो 1 से बढ़ा जा रहा है। और अगर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो 1 से बढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो उसके आगे फ्रीक्वेंसी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी सब फ़र्ज़ करो कि अगर 10 हर्ट्ज़ है तो 1.2 को, 1.3 को, 1.5 को अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे होगे तो हमेशा 10 से जो वैल्यू आएगी आपकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस वाले ब्रैकेट को, वो बड़ी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो इस केस के अंदर इंक्रीज़ होकर सुनाई देगी, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा
आपको इंक्रीज़ होती हुई सुनाई दे रही होगी इस केस के अंदर, कि जिस केस के अंदर आपके पास सोर्स जो है वो मूव कर रहा हो टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यही चीज़ हम लोगों ने जो है वो एग्जांपल के अंदर भी देखी थी कि जब ट्रेन आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही हो या फिर एम्बुलेंस आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही हो, तो क्या होता है कि असल में उसकी जैसे जैसे वो आपके करीब आती जाती है आपको उसकी आवाज़ श्रिल होती हुई सुनाई दे रही होती है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ती भी जो है वो इंक्रीज़ होती हुई सुनाई दे रही होती है। ठीक है, तो ये आपके पास था पहला केस। अब अगर इसी तरह हम लोग दूसरे केस के ऊपर जाएं इसके, ठीक है, तो दूसरे केस के अंदर सिंपली उसको जो है हम लोग सॉल्व इसी तरह से दोबारा करें अगर हम लोग सॉल्व, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट उसको लिख रहे हैं, दोबारा से वही काम नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि वही काम है। तो दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम लिसनर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जो है वो बेचारा ये वाला लिसनर यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये जो सोर्स है ये इससे दूर जाती जा रही है, तो फिर से वही वाला काम हम लोग पूरा नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा कि सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और प्लस होने से क्या हो रहा होगा, ठीक है, होना क्या चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होनी चाहिए, आवाज़ ग्रेव होनी चाहिए, पिच जो है वो इसकी आपके पास कम होनी चाहिए, ग्रेव आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो देखते हैं कि असल में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी एक प्लस से या नहीं होगी। अब चूँकि दूर जा रहा है तो हमें पता है इसको जो है वो बना दो इस साइड के ऊपर कि ऑब्जर्वर जो है वो अब यहाँ पे खड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट हम लोग सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट सोर्स है वो उस तरफ जा रहा है, सोर्स उस तरफ जा रही है, तो पीछे से अगर हम लोग देखें तो वेवलेंथ इसकी जो है वो इंक्रीज़ होती हुई पहुँच रही होगी इस बंदे तक। ठीक है, तो जब इस बंदे तक पहुँच रही होगी तो वेवलेंथ इसकी बड़ी बड़ी जो है वो सुनाई दे रही, मतलब इस तक पहुँच रही होंगी। इसका मतलब क्या कि फ्रीक्वेंसी आपको जो है वो यहाँ पे कम होती हुई सुनाई दे रही होगी, मतलब जितना 1 सेकंड के बाद फिर मतलब जितना यहाँ पे जल्दी जल्दी सुनाई दे रही थी यहाँ पे कम कम टाइम के साथ, टाइम के गुजरने के साथ जो आपको सुनाई दे रही होगी। होता क्या है यहाँ पे ऊपर है आपके पास 344, ठीक है, नीचे है V 344 और इसके अंदर जितनी भी स्पीड है इस सोर्स की वो ऐड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है, 40 हो, 50 हो, 70 हो, 80 हो, वो ऐड हो रही है। हमने क्या देखा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर हमने क्या देखा था पीछे कि जो आंसर है वो आपके पास 1 से हमेशा छोटा जाएगा। वही एग्जाम्पल के ऊपर 10 है और नीचे आ गया 15, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 2/3। और 2/3 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है 0.666 करके आता है। ठीक है, इसी तरह अगर 20 कर दो तो आपके पास जो आंसर है वो 0.5 आ रहा है। तो 10 से कोई से भी बड़ा नंबर लिख दो, 10 डिवाइड बाई 11 कर दो, तो जो आपके पास आंसर है वो 0 पॉइंट्स में आएगा, 1 कभी भी नहीं जाएगा, 1 से हमेशा छोटा आएगा। तो अगर इन वैल्यूज़ को आप जो है वो मल्टीप्लाई करो, इसका जो भी आंसर आ रहा हो, फ़र्ज़ करो कि 8 आ रहा है, ठीक है, या कुछ भी आ रहा है, 0 पॉइंट जो है वो समथिंग कुछ भी आ रहा है, 880 कर दो। इसको जब भी आप लोग ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाओगे, फ़र्ज़ करो कि वो 10 हर्ट्ज़ ही थी, ठीक है, तो 10 हर्ट्ज़ को आप इससे मल्टीप्लाई करवा के देखो, इससे मल्टीप्लाई करवा के देखो, इससे मल्टीप्लाई करवा के देखो, आंसर जो है वो आपके पास 10 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपके पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी उससे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, यानी कि आवाज़ ग्रेव सुनाई दे रही होगी। ठीक है, वही वाली एग्जांपल कि जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे आवाज़ टू, फिर जैसे आपसे दूर गई ठीक है, थोड़ा सा जो आप लोगों को इससे सुनाई दे दिया होगा। और वैसे भी जो आप लोगों ने वीडियोस अगर देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर एनिमेशन वगैरह, तो आपको वहाँ से भी जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये फार्मूला भी हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं जो हमने बना लिया है। यहाँ पे क्या है, थर्ड केस के अंदर क्या बनाया हमने कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास V/V माइनस का VS इंटू F के बराबर होती है। ठीक है,
ये थर्ड केस था। फोर्थ केस में हमने क्या देखा कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो v प्लस वी एस इंटू एफ के बराबर होती है। ठीक है, अब पांचवा और छठा केस जो है वो हम लोग डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि जो सोर्स है वो भी मूव कर रही है और जो लिसनर है ये भी मूव कर रहा है, और दोनों टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। पहले केस के अंदर टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि जो ये सोर्स है जो साउंड वेव्स को एमिट कर रही है, ठीक है, इसको देख लेना आपकी बुक के अंदर जैसे भी बना हुआ है, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है और जो लिसनर है, ऑब्जर्वर है, वो भी इस तरफ मूव कर रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये वेलोसिटी ऑफ लिसनर, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और मज़ीद ज़्यादा आपको जो है वो इंक्रीज़ होती हुई सुनाई दे रही होगी। हमने इस केस के अंदर देखा था कि जब रेस्ट के अंदर था ये और इसकी तरफ मूव कर रही थी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही थी, और जब ये रेस्ट के अंदर था वो इसकी तरफ मूव कर रहा था तो उस केस के अंदर भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो अब इन दोनों के फार्मूले जो है वो मर्ज हो जाएंगे। कैसे कि हमारे पास जो पहले वाला फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था, जिसकी इनिशियल फॉर्म जो थी वो ये वाली थी कि v प्लस वी एल अपॉन में v था और इनटू f था। ठीक है, दूसरी वाली जो थी हमारे पास वो ये वाली थी कंडीशन, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही थी। तो इन दोनों के जो फार्मूले वो मर्ज हो जाएंगे और वो कैसे होंगे कि v प्लस वी एल जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपके पास v माइनस का v s और इनटू f। ठीक है, ये पहले वाले केस के अंदर। और इसी का अगर हम लोग दूसरा केस देखेंगे जिसके अंदर सोर्स भी मूव कर रही है और लिसनर भी मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन अवे फ्रॉम द ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो ये आपके पास सोर्स है ये इस तरफ मूव कर रही है और जो लिसनर है वो आपके पास कुछ इस तरफ मूव कर रहा है। इस केस के अंदर क्या होगा, हमने जो है वो देखा था कि यहाँ पे जो माइनस आ रहा था दूसरे वाले केस के अंदर, और जो हमारे पास चौथा केस है वो ये वाला है। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा v माइनस का वी एल, और इधर से हम लोग ये वाला उठाएंगे कि v प्लस वी एस इंटू आपके पास f। और अगर इनको भी आप लोग देखो तो यहाँ पे भी जो है वो इस वाले केस के अंदर आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर नज़र आएगी f से, और इस केस के अंदर आपको लेस होती हुई नज़र आएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। कैसे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है आपके पास 344 प्लस ऑब्जर्वर की या लिसनर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जो यहाँ पे ऐड होगी समथिंग। यहाँ पे क्या है 344, और जो सोर्स की है आपके पास स्पीड समथिंग वो इसमें से माइनस होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर भी इस केस के अंदर आपके पास बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर जो है वो साथ ही साथ आपके पास नीचे जा रहा है। न्यूमरेटर पहले फिक्स था इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर फिक्स था और डिनोमिनेटर छोटा हो रहा था, तो आपके पास वैल्यू बढ़ी जा रही थी। अब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर भी छोटा हो रहा है और न्यूमरेटर भी साथ साथ बड़ा हो रहा है। उसका मतलब कि 1 से और ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास, जितनी पिछले केस के अंदर आ रही थी अब आपके पास और ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस वाली चीज़ को जो है वो सॉल्व करने के बाद। तो जब बड़ी वैल्यू आ रही है और बड़ी वैल्यू को आप फ्रीक्वेंसी से ओरिजिनल मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो और ज़्यादा बड़ा आएगा। इस केस के अंदर अगर देखें तो इस केस के अंदर क्या हो रहा होगा कि न्यूमरेटर भी कम हो रहा होगा और साथ साथ डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, यानी कि 1 से आपके पास और ज़्यादा छोटी वैल्यू आ रही होगी। कैसे कि ऊपर 344 है, इसमें से जो है वो आपके पास ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी वो माइनस हो रही है, ठीक है, वो माइनस हो रही है, न्यूमरेटर यानी कि कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके पास 344 साउंड की वेलोसिटी उसके अंदर ऐड हो रही है, सोर्स की जो वेलोसिटी है उसके अंदर साउंड की वेलोसिटी के अंदर ऐड हो रही है। तो मतलब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है और न्यूमरेटर छोटा हो रहा है। और हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, वही अगर करेंगे पहले 10 था और ये हो गया 15 और ये और ज़्यादा छोटा हो गया, ये अब हो गया 5, ठीक है, न्यूमरेटर और ज़्यादा छोटा हो गया। तो 1 और 3, 1/3 का जो है वो आपके पास आंसर क्या आता है, 1/3 का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.33 करके कुछ,
ठीक है, और ज़्यादा छोटी होगी वैल्यू। तो जब आप f से मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 10 से काफ़ी ज़्यादा छोटा आ रहा होगा, यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से आपके पास काफ़ी ज़्यादा छोटा आ रहा होगा। तो ये आपके पास जो फॉर्मूले हो गए पाँचवें और छठे केस के, पाँचवें और छठे केस के। बस ये आप लोगों ने जो है याद रखने कि इसके अंदर क्या है, v प्लस वी एल और अपॉन में v माइनस का वी एस इंटू एफ, और यहाँ पे क्या होगा एपरेंट में कि v माइनस का वी एल अपॉन में v प्लस का वी एस इंटू जो है वो आपके पास f। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है हम लोग पीछे करके लिख देते हैं, एफ डैश इज इक्वल्स टू v माइनस का वी एल और अपॉन में v प्लस का वी एस इंटू एफ। तो ये जो था वो हमारे पास आज का टॉपिक था। और अगर एक और चीज़ जो है वो लगे हाथों हम लोग डिस्कस कर लें, जो कि काफ़ी जो है वो मज़े की है, और आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो आप लोग देख भी लेना इसको यूट्यूब के ऊपर मज़ीद डिटेल के अंदर। वो है हमारे पास शॉक वेव्स। अपनी इस डेरिवेशन के अंदर काफ़ी जगहों पे हमने बोला कि ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता, डेली लाइफ के अंदर अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो ये तो वो ठीक है। अगर ऐसा हो कि जो आपके पास सोर्स की स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर हो जाए, ठीक है, जो आपके पास इस वाले केस के अंदर ऐसा हो कि जो सोर्स की स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर हो जाए, यानी कि 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज़ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दे, तो फिर ये इफेक्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कैसे कि यही वाला अगर हम लोग जो है वो फार्मूला लें कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग देखें, ऊपर जो है वो 344 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है, नीचे आपके पास 344 है, और जो सोर्स की स्पीड है वो भी अब हो गई है 344 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर पर सेकंड, या फिर वो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़ जो है वो चलने लग गया है। तो क्या होगा, ये दोनों कटेंगे, ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो को जब आप लोग डिवाइड करवाओगे, 344 को जब ज़ीरो पे डिवाइड करवाओगे तो जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, यानी कि अनडिफाइंड आंसर। ठीक है, तो उस वक्त आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वहाँ पे जाके फेल हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करो कि इससे ज़्यादा चला गया, आपके पास इससे ज़्यादा चली गई वैल्यू, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा चली गई वैल्यू, तो आपके पास जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। और बैरियर जब टूटता है तो मैक नंबर, उसको मैक नंबर कहलाते हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड, इनका जो रेशो होता है ना, वो मैक नंबर कहलाता है। ऐसा ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर तो नहीं होता। जो आपके पास एरोप्लेन्स होते हैं, फिर जो आपके पास जेट्स होते हैं, फायर जेट्स वगैरह, और जो फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट्स है, उसके अंदर ऐसा पॉसिबल होता है कि जो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है उससे आपका बैरियर जो है वो टूट जाता है बिल्कुल, मतलब वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड से भी जो है ज़्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट का जो है वो मैक नंबर होता है, कुछ मैक नंबर जो है वो 1.3, 1.4, 1.5 कुछ इस तरह से जो वो चल रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि नीचे जो 344 है, और अगर आप स्पीड ऑफ साउंड पे पहुंच गए, स्पीड ऑफ साउंड जितनी वेलोसिटी आपने अटेन कर ली अपनी सोर्स की, तो इसका जो रेशो आता है वो 1 आता है, तो वो मैक नंबर 1 होता है। और काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट आपके पास ऐसे हैं कि जो मैक जो है वो 1.3, 1.5 मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी आगे पहुँचे हुए हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि शॉक वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। इस केस के अंदर क्या होता है कि शॉक वेव्स जनरेट होती हैं। अब आप फ़र्ज़ करो कि वही हमारे पास केसेस हैं, और जो स्पीड है सोर्स की वो बराबर हो गई है साउंड के, तो होगा क्या कि आपके पास जो वेव्स हैं, जो ये एमिट कर रहा होगा सोर्स, वो कुछ इस तरह से एमिट कर रहा होगा, मतलब जैसे इसने जो है वो साउंड एमिट किया, अब अगले ही सेकंड के अंदर वो जितना उस साउंड वेव को आगे 344 मीटर पहुंचना था, ये दोबारा मतलब ये भी वहाँ पे जाके पहुंच गया, और वहाँ पे जाके इसने एक और वेव जनरेट कर दी। फिर जब वो एक वेव जनरेट की तो उसको 344 मीटर तक होना चाहिए था 1 सेकंड बाद, और 1 सेकंड बाद ये भी वहाँ पे जाके पहुँच गया। तो इस तरह से जो वो आपको वेव्स निकलती हुई नज़र आ रही होंगी, और एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो बनता हुआ
दिखाई दे रहा होगा, प्लेन वेव फ्रंट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर ऐसा हो कि साउंड एमिट करें, 1 सेकंड बाद वो जो साउंड वेव वो 344 मीटर तक होगी, ये उसको भी क्रॉस करके आगे चला जाए, तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर शॉक वेव जो है वो जनरेट होती है। शॉक वेव जनरेट होती है और वो कॉनिकल शेप के अंदर होती है। कैसे होती हैं कि ये सोर्स है आपके पास और जो वेव जनरेट हो रही है वो कुछ इस तरह से होती है, आपको कौन जो है वो दिखाई दे रही होती है या फिर कौन बन रही होती है कुछ इस तरह से। आपकी बुक के अंदर भी जो है वो ये वाला टॉपिक मौजूद है और नेट के ऊपर भी जो ये होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ इस तरह से जो वेव्स बनती हुई आपको दिखाई दे रही होती है। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूट्यूब के ऊपर भी इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं कि जो इस तरह के एयरक्राफ्ट है हमारे पास, इस तरह की सोर्सेज है, जब वो मूव कर जाते हैं, फ़र्ज़ करो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और यहाँ पे खड़े हुए इसको देख रहे हो, तो जब ये एयरक्राफ्ट, जब ये सोर्स मूव कर जाएगी तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मतलब ये हॉर्न बजा रहा हो, ये कुछ भी कर रहा हो, इसकी आवाज़ आपको जो है वो उस वक्त नहीं सुनाई देगी। जब ये मूव कर जाएगा ना, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये जो शॉक वेव्स हैं ये बाद में जो है वो आपको आके हिट करेंगी और बाद में जो है आपको काफ़ी देर बाद सुनाई दे रही होंगी। और इस तरह से होता भी है कि काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के फायर जेट्स जो है वो इस तरह से जब मूव कर जाते हैं हमारे ऊपर से, तो काफ़ी देर बाद जाके जब वो आगे तक पहुंच जाते हैं तो हमें तब जाके जो है वो उसकी जो शॉक वेव्स हैं वो जो है वो हम लोगों को फील हो रही होती हैं और हमें वो सुनाई दे रही होती है। और ये ऐसी वेव्स होती हैं कि मतलब इतनी ख़तरनाक वेव्स होती हैं कि ये शीशे वीशे भी तोड़ देती हैं। मतलब अगर करीब से गुजरे और इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो ये काफ़ी डैमेज पहुँचाती हैं ऑब्जेक्ट्स को। और बाकी अगर इसको काफ़ी डिटेल के अंदर आप लोगों ने देखना है तो इसकी भी जो चंद वीडियोज़ हैं जो मैंने भी अपनी जब मैं था इंटर के अंदर जब देखी थी, और अभी भी जो है वो अगर जो बेस्ट हुई मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें भी जो है वो लगा दूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी वीडियो की। तो अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो वीडियोज़ भी। तो इसी के साथ साथ फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था उसकी जो थ्योरी थी तीनों पार्ट की, दोनों पोर्शन के अंदर जितने भी पार्ट्स आ रहे थे हमारे पास उन सब की हम लोगों ने ख़त्म कर ली। अब साउंड वाले पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।